तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जब वो मोटू मोल वाला पर्सन अपने इविल चार्म्स का यूज करते हुए उन इविल स्पिरिट्स को बुफेंग को हराने को कहता है, पर बुफेंग अपनी पावर की हेल्प से उन सभी को वहाँ से वैनिश कर चुका था। ये देखकर मोटू मैन को कुछ समझ नहीं आता, इसलिए वो अपने बॉस से हेल्प मांगता है, पर वो खतरनाक बॉस तो उसे अपना दिया हुआ वो लिक्विड पीने को कहते हैं। उस लिक्विड को पीते ही वो मोटू मैन काफी ज्यादा डेमोनिक तरीके से स्ट्रॉन्ग हो गया था। बुफेन उस मोटू मैन को हराने के बाद उसके सारे सामान को जब्त करके उसकी बॉडी से एविल एनर्जी का क्योर निकालने लगा था। ये सब देखने के बाद उस मोटू मैन का दिल थोड़ा सा नरम पड़ जाता है और वो बुफेन को उस ओल्ड एल्डर की असलियत बताने वाला था, पर तभी वो ओल्ड एल्डर उसे अपनी पावर की हेल्प से जान से मार देता है और अब वो कुछ काफी ज्यादा खतरनाक प्लान कर रहा था। दूसरी तरफ हमें बुफेंग को दिखाते हैं जिसे डॉक्टर जाओ ने बुला लिया था। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि बुफेंग उन्हें डॉक्टर के साथ उनकी कार में मौजूद था। उनकी गाड़ी सिग्नल पर रुकी हुई थी, जहां बुफेंग की बातों से हमें पता लगता है कि डॉक्टर तो उसे रिसीव करने के लिए आए हैं। यहाँ बुफेंग डॉक्टर से कहता है कि क्या आप मुझे डिटेल में बता सकते हैं कि आखिर वो पेशेंट कौन है? आपने अभी तक मुझे उसकी कोई डिटेल नहीं दी। डॉक्टर बताते हैं कि वो एक ओल्ड मैन है, वो भी तांग फैमिली का। तांग फैमिली मेकिंग सिटी की सबसे बड़ी फैमिलियों में से एक मानी जाती है, जैसे कि शुआंग शुआंग की फैमिली थी। डॉक्टर बताते हैं कि उस फैमिली का यहाँ पर काफी ज्यादा बोलबाला है, उनकी पावर यहाँ पर गिनी जाती है। बुफेंग पावर वर्ड सुनने के बाद काफी ज्यादा शौक था कि आखिर उनके पास कैसी पावर है। डॉक्टर बताते हैं कि तांग फैमिली असल में मार्शल आर्ट फैमिली से बिलोंग करती है। उनकी पूरी की पूरी फैमिली में पीढ़ियों से मार्शल आर्ट प्रैक्टिस होता आ रहा है और वो सभी इसमें बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हैं। वैसे तो मिस्टर तांग 80 साल के एक बूढ़े इंसान है, लेकिन अभी भी वो मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करने की वजह से बहुत ज्यादा हेल्थी कंडीशन में है। 3 दिन पहले पता नहीं अचानक से क्या हुआ, वो ओल्ड मैन तांग काफी बुरी तरीके से बीमार पड़ गए, जबकि उससे पहले उनकी बॉडी में बीमारी के कोई सिम्टम्स नहीं थे। पता नहीं मैंने इन 3 दिनों में कितने एक्सपर्ट डॉक्टर्स को कांटेक्ट किया होगा और उनमें से एक तुम भी हो। सिग्नल के ग्रीन होते ही डॉक्टर अपनी कार को स्टार्ट करते हुए वहाँ से निकल जाते हैं तांग मैंशन की तरफ। कार के मैंशन के अंदर एंटर होते ही वहाँ का गार्ड अपने मालिक को इस बारे में इन्फॉर्म कर देता है कि वो लोग आ चुके हैं। डॉक्टर तो बुफेंग को लेकर अंदर एंटर हो ही रहे थे कि तभी अचानक से कोई तेजी से उनकी तरफ दौड़ के आ रहा था। उस हट्टे कट्टे इंसान को देखकर हमारे बुफेंग को लगता है जैसे कि वो उन पर अटैक करने आ रहा हो, इसलिए वो आगे आकर डॉक्टर को प्रोटेक्ट करने लगा था। पर फिर उसे पता लगता है कि ये तो यहाँ का ओनर है, जो कि डॉक्टर को वहाँ देखकर काफी ज्यादा खुश था। वो कहता है कि फाइनली आप यहाँ आ गए। डॉक्टर माँ आगे बढ़ते हुए उस बंदे से पूछ रहे थे कि तांग फेंग, आखिर मिस्टर बाई की कैसी हालत है? तांग फेंग बताता है कि अभी भी उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है, सुबह से उन्हें कितनी बार उल्टी हो चुकी है और वो अभी भी अनकॉन्शियस है। वो डॉक्टर से कहते हैं कि जल्दी आप चलिए यहाँ से। डॉक्टर उसकी बेचैनी और घबराहट को समझते हुए कह रहे थे कि फिक्र मत करो, अब हम आ गए हैं ना, हम उन्हें ठीक कर देंगे। उन सभी को आगे बढ़ता देखकर बुफेंग भी उनके पीछे पीछे चलने लगा था। ये देखकर तांग फेंग डॉक्टर से कहता है कि आखिर ये लड़का कौन है? डॉक्टर माँ बताते हैं कि ये डॉक्टर ये है जिनकी मेडिकल स्किल्स काफी ज्यादा अमेजिंग है। तुम्हारे फादर को क्योर करने का तरीका इन्हीं के पास है। ये सुनकर तो तांग फेंग कहता है कि ये छोटा सा बच्चा ये डॉक्टर है। डॉक्टर, आप मुझसे मजाक कर रहे हैं क्या? आखिर ये किसी को कैसे ठीक कर सकता है? मिस्टर बाई की हालत इतनी ज्यादा खराब है और आप इस तरीके का मजाक कर रहे हैं। ये सुनकर तो डॉक्टर माँ जोर जोर से हंसते हुए कह रहे थे कि ये लड़का बस देखने में ही बच्चा लगता है, वरना तो ये एंशिएंट मेडिकल स्कूल्स का इकलौता स्टूडेंट है जिसे सारी की सारी नॉलेज है। तुमने ही फैमिली के ओल्डर मैन के बारे में तो सुना ही होगा ना, उन्हें ठीक करने वाला भी यही डॉक्टर है। ये सुनने के बाद कि ही फैमिली के उस ओल्ड मैन को हमारे बुफेंग ने ठीक किया है, तांग फेंग का सारा रवैया चेंज हो जाता है। वो कहता है कि मैंने ही फैमिली के हेड के बारे में सुना था, यहाँ तक कि सभी बड़े फैमिलीज को उनके बारे में पता है, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि वो एक्सपर्ट डॉक्टर आप हैं। वैसे डॉक्टर, ये मुझे माफ कर दीजिए मेरे पहले के आपको लेकर रवैये के लिए। आप मेरे साथ अंदर चलिए, चल के पेशेंट को देख लीजिए। ये बोलने के बाद वो उन्हें काफी रिस्पेक्ट के साथ रूम के अंदर ले जाता है जहाँ पर वो ओल्ड मैन लेटा हुआ था। अंदर जाने के बाद तांग फेंग कहता है कि डॉक्टर, ये आप बेफिक्र होकर इलाज कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरीके की इक्विपमेंट की जरूरत हो तो मुझे बताइएगा, वैसे तो यहाँ पर काफी सारी ऑलरेडी मौजूद है। तभी अंदर रूम से डॉक्टर गाओ की एंट्री हो जाती है, जो कि बुफेंग को वहाँ देखने के बाद काफी ज्यादा शौक था। बुफेंग तो उसे देखकर मुस्कुरा देता है, बेचारी की हालत खराब हो गई थी, जो अपने साथ टेस्ट रिपोर्ट लेकर आया था। वो तांग फेंग के पास जाते हुए कह रहा था कि टेस्ट रिजल्ट्स आ गए हैं, जिसके अकॉर्डिंग मिस्टर वाई के लंग्स और लिवर्स पूरी तरीके से डैमेज हो गए हैं। ऐसा लगता है जैसे कि वो इन्फेक्टेड है और उन्हें टर्मिनल कैंसर है। अभी भी कंडीशन हमारे हाथ में है, उन्हें इमीडिएटली सर्जरी की जरूरत है। सर्जरी वाली
बात से तांग फेंग काफी ज्यादा परेशान हो गया था, इसलिए वो बूफेंग से कहता है कि डॉक्टर ये आपका इस बारे में क्या ख्याल है, क्या आप एक बार मेरे फादर को चेक करके बता सकते हैं। ये सुनकर कि तांग फेंग डॉक्टर ये यानी कि बूफेंग से बात कर रहा है, डॉक्टर गाओ नाराज होते हुए कह रहे थे कि मैंने आपसे कहा ना कि अब बस एक ही इलाज मुमकिन है, हमें जल्द से जल्द इनका ऑपरेशन करना होगा। अगर तुम्हें मेरी बातों पे भरोसा नहीं है तो फिर तुम रिजल्ट को चेक कर लो, कुछ भी गलत नहीं होगा अगर मेरे कहने पर तुमने इमीडिएटली सर्जरी करवा ली तो। मेरी बात ना सुनकर तुम जितना वक्त गुजारोगे उतना टाइम वेस्ट होगा और हमारी हाथ से सिचुएशन निकलती जाएगी, तो बेहतर इसी में है कि तुम मेरी बात जल्द से जल्द सुनो। बूफेंग डॉक्टर गाओ की बात सुनने के बाद कह रहा था कि मैं इस बार भी गिव अप नहीं करने वाला, किस्मत से इस पेशेंट को सर्जरी की कोई भी जरूरत नहीं है। बूफेंग की बात सुनने के बाद डॉक्टर गाओ काफी ज्यादा शॉक होते हुए कह रहे थे कि तुमने फिर से अपनी बकवास शुरू कर दी। आखिर तुम होते कौन हो ये कहने वाले कि इन्हें सर्जरी की कोई जरूरत नहीं, जबकि मैंने बहुत ज्यादा एडवांस इक्विपमेंट का यूज करते हुए ये रिजल्ट्स निकाले हैं। तुम्हें क्या लगता है कि इतनी एडवांस मशीन हमें गलत प्रेडिक्ट करके बताएगी? इसलिए इस बार अपनी डॉक्टरी झाड़ना बंद करो और जो मैं कह रहा हूँ उसे सुनो। ये मामला बहुत ज्यादा सीरियस है, हम जितनी जल्दी सर्जरी की तैयारी करेंगे उतनी जल्दी मिस्टर तैंग को होश में ला पाएंगे। बूफेंग कहता है मैं जानता हूँ तुम्हारे एडवांस इक्विपमेंट से आया रिजल्ट बिल्कुल सही है, लेकिन जो तुमने बताया ना वो डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट वो मेथड गलत है। ना तो मिस्टर बाई को कैंसर है और ना ही वो टर्मिनल स्टेज पर है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि उन्हें किसी भी तरीके की कोई भी सर्जरी की जरूरत है। बूफेंग की बातों से डॉक्टर गाओ को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा था। वो उसे रिपोर्ट दिखाते हुए कह रहा था कि मैंने अपने मेंटोर से पूछा है, ये उन्होंने इस तरीके के 1000 से भी ज्यादा केसेस को सॉल्व किया है और तुम्हें क्या लगता है कि उनका ट्रीटमेंट का मेथड गलत होगा? उन्होंने इस तरीके के जितने भी केसेस को संभाला है वो इसी मेथड से ठीक हुए हैं। बूफेंग उसे सवाल करते हुए पूछ रहा था कि अगर तुमने सभी पेशेंट के ऊपर सेम ट्रीटमेंट का यूज किया है तो तुम्हारे सक्सेस रेट कितने थे? ये क्वेश्चन सुनकर तो थोड़ी देर के लिए डॉक्टर गाओ की बोलती बंद हो जाती है। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर गाओ बातें बनाते हुए कह रहे थे कि मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं टॉप डॉक्टर्स में शामिल हूँ और मेरी कही हुई बात को टॉप डॉक्टर्स भी एक्यूरेट मानते हैं। मैंने जो ट्रीटमेंट मेथड बताया है वो अच्छे से पेशेंट के पेन को रिड्यूस कर देगा। अपनी तारीफ के पुल बांधते हुए डॉक्टर गाओ जरा सा अपनी जबान पर कंट्रोल नहीं कर पाए। बूफेंग इसी मौके का फायदा उठाते हुए कहता है कि बस तुम्हारे मेथड से पेशेंट का पेन रिलीफ होगा, ना कि वो हील होंगे। लगता है कुछ दिन पहले घटी घटना से तुमने कुछ भी नहीं सीखा, अभी भी तुम्हारी हालत बिल्कुल वैसी ही है। तुम एक डॉक्टर हो लेकिन तुमने खुद को भगवान समझ लिया, जिसे लगता है कि अगर वो नहीं कर सकता तो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। तुमसे जब भी मुलाकात हुई है तुम हमेशा से इसी तरीके के रेकलेस जजमेंट करते रहते हो। पिछली बार भी हम तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रहे थे। चलो ठीक है, तुमसे एक सवाल पूछना है, क्या तुम ये जानते हो कि पेशेंट को ये जो बीमारी हुई है इसके पीछे की वजह क्या है? तुमने टेस्ट रिपोर्ट निकाला है ना, उसमें तो पता लगी क्या होगा। इसलिए अपने टेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से बताओ कि तुम्हें पता कैसे लगा कि इन्हें किस तरीके की बीमारी हुई है और कहाँ से हुई है। और मैं इस बार काफी ज्यादा सीरियस हूँ, इसलिए सीरियस होकर जवाब देना। पर्सनल दुश्मनी यहाँ निकालने की जरूरत नहीं है, यहाँ एक पेशेंट की जिंदगी का सवाल है। बूफेंग के सवाल से डॉक्टर गाओ इस बार काफी ज्यादा पोलाइट होते हुए कह रहे थे कि इसमें मेरी क्या गलती, मैंने तो इनके अलग अलग टेस्ट किए ना, जिसके हिसाब से मुझे सर्जरी ही सही लग रही है। डॉक्टर गाओ की बातों से ऐसा लग रहा था जैसे कि बूफेंग बिल्कुल सही था। इन्होंने बिल्कुल इस बात पे ध्यान नहीं दिया कि आखिर इस बीमारी के होने के पीछे की वजह क्या है। बूफेंग डॉक्टर गाओ की बातें सुनने के बाद कह रहा था कि अच्छा ठीक है, तुम्हें बीमारी का कारण नहीं पता, लेकिन तुम चाहते हो कि सर्जरी हो। क्या हो अगर ये सर्जरी करने का डिसीजन बिल्कुल गलत हो और तुम्हारे सर्जरी करने के बाद सिचुएशन पहले से भी ज्यादा खराब हो जाए? क्या ये सोच के तुम्हें डर नहीं लगता, या फिर तुम्हें पेशेंट की परवाह ही नहीं? बूफेंग की बात सुनने के बाद डॉक्टर गाओ पैनिक करते हुए तांग फेंग से कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं पेशेंट को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। तांग फेंग दोनों की ही बातें सुन सुन के थक गया था। वो बूफेंग से कहता है कि सबसे पहले आपको मेरे फादर को चेक कर लेना चाहिए। वहीं बूफेंग डॉक्टर गाओ से कह रहा था कि अगर तुम्हें नॉलेज ना हो तो फिर किसी पेशेंट का इलाज करने आओ ही मत। मैंने पहले भी कहा है कि अगर तुम नहीं कर सकते तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी नहीं कर सकता। अगर थोड़ी सी भी उम्मीद बची होगी ना तो भी मैं अपना 100% दूंगा। इससे पहले कि डॉक्टर गाओ बूफेंग को कोई भी जवाब दे पाते, तांग फेंग उन्हें चिल्लाकर चुप करा देता है कि अपनी बकवास बंद करो, पहले डॉक्टर को मेरे फादर को चेक करने दो। इसके बाद बूफेंग सबसे पहले तांग फेंग को चेक करने जाता है, जहाँ वो अपनी स्पिरिचुअल आई का यूज करते हुए उसकी बॉडी को अच्छे से स्कैन कर रहा था। बूफेंग अपने माइंड स्पेस में उसकी स्पिरिचुअल बॉडी के साथ पहुंच जाता है, जहाँ वो उसके एक एक ऑर्गन्स को क्लियरली देख पा रहा था। बूफेंग अपने माइंड में अच्छे से उसकी बॉडी को देखते हुए बाहर रियल वर्ल्ड में बिल्कुल फ्रीज हो रखा था। बूफेंग को कोई भी हलचल ना करता देखकर तांग फेंग उसे टोकने जाता है। तभी डॉक्टर माओ से हाथों का इशारा करते हुए वहीं रुकने को कह रहे थे, क्योंकि वो जानते हैं कि बूफेंग स्कैन कर रहा है।
बू फेंग ने अब तक मिस्टर बाई को काफी अच्छे से ऑब्जर्व कर लिया था। इसके बाद तो वो तैंग फेंग से कहता है कि मिस्टर बाई को कोई ज्यादा सीरियस बीमारी नहीं है, उन्हें तो बस इंटरनल इंजरी हो रखी है। बू फेंग का ये जवाब सुनने के बाद तो डॉक्टर गाओ काफी जोर जोर से हंसते हुए कह रहे थे कि क्या तुम पागल हो गए हो, ये किस तरीके का मजाक कर रहे हो। लगता है आजकल कुछ ज्यादा ही मार्शल आर्ट नॉवेल्स पढ़ी जा रही है, इसलिए तुम्हारा दिमाग सही से काम नहीं कर रहा। वहीं बू फेंग की बात सुनने के बाद तो तैंग फेंग भी काफी ज्यादा परेशान होते हुए कह रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। अगर फादर को इंटरनल इंजरी हुई है तो फिर उनकी कंडीशन इतनी ज्यादा खराब कैसे है। बू फेंग उनसे कहता है कि मैं जानता हूँ सुनकर कानों को यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन मैं इसे अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि आखिर उन्हें ये इंजरी क्यों हुई। असल में मिस्टर तैंग काफी सालों से मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर रहे हैं। मुझे लगता है कि बीते कुछ दिनों से वो एक मूव को गलत प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसकी वजह से लगातार गलत मसल्स दबती जा रही थी और उनकी इंटरनल इंजरी बढ़ गई। बू फेंग की डिटेल एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद तो डॉक्टर गाओ कह रहे थे कि क्या तुम मुझे इंसल्ट करने की कोशिश कर रहे हो। तुमने मेरी बताई हुई पूरी बीमारी को झूठ कह दिया और उस पर तो तुम अब ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि मिस्टर बाई जो कि इतने सालों से मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग कर रहे हैं वो गलत मेथड प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तांग फेंग भी डॉक्टर गाओ की बातें सुनने के बाद सोच में पड़ गया था। वहीं डॉक्टर गाओ कहते हैं कि लगता है इस लड़के का पूरा दिमाग खराब हो चुका है जो इस तरीके की बकवास किए जा रहा है। वहीं बू फेंग मिस्टर गाओ को कोई जवाब नहीं देता, बल्कि वो तांग फेंग से पूछता है कि क्या हाल फिलहाल में मिस्टर बाई ने कोई न्यू स्किल सीखने की कोशिश की है। तांग फेंग ये सुनने के बाद कहता है कि आपने सही कहा डॉक्टर, ये पिछले कुछ दिनों में मेरे फादर को एक नई मूव का पता लगा था और वो उसी की प्रैक्टिस कर रहे थे। यहाँ तांग फेंग को बू फेंग के साथ कोऑपरेट करता देखकर डॉक्टर गाओ काफी बुरी तरीके से चिढ़ते हुए कह रहे थे कि आखिर तुम क्यों बकवास में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। मैंने तुम्हें कहा है ना कि इनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है, अगर हमने और ज्यादा लेट किया तो इनकी हालत पहले से भी ज्यादा बदतर हो जाएगी। तुम ऐसे बैठे बैठे रिस्क कैसे ले सकते हो। मैंने सारी की सारी टेस्ट रिपोर्ट्स तुम्हें दिखा दी हैं अच्छे से। मिस्टर बाई को कोई भी इंटरनल इंजरीज नहीं है, बल्कि उन्हें टर्मिनल कैंसर है, इसलिए जल्द से जल्द मेरी बात सुनो और ट्रीटमेंट स्टार्ट करो। बू फेंग को तो अब उसकी हरकतों पे हंसी आ रही थी। वो सोच रहा था कि कितना बेवकूफ इंसान है, इतना समझाने के बाद भी इसकी मोटी बुद्धि में कुछ नहीं आता। बू फेंग कहता है कि लगता है तुम अपने टेस्ट रिपोर्ट को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो। मिस्टर गाओ काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हुए कह रहा था कि हाँ, मैंने एक एक पेज को बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़ा है। बू फेंग मुस्कुराते हुए कहता है कि अच्छा ये बताओ कि मिस्टर बाई को ये कैंसर हुआ कब। ये सुनकर डॉक्टर गाओ थोड़ी देर के लिए परेशान होते हुए कह रहे थे कि 3 दिन पहले जब उन्होंने उनका टेस्ट किया तब ये कैंसर पकड़ा गया। बू फेंग फिर से सवाल करते हुए कह रहा था कि जो कैंसर 3 दिन पहले डिटेक्ट हुआ है वो अचानक से टर्मिनल स्टेज पर कैसे पहुंच गया। ये कौन सा कैंसर है जो 3 दिन में इतना ज्यादा सीरियस हो गया है। मैंने तो आज से पहले इसके बारे में कभी नहीं सुना। अगर डॉक्टर गाओ मुझे एक्सप्लेन करे तो मुझे भी पता लग जाए। वो उन्हें ग्रीट करते हुए कह रहा था कि क्या आप प्लीज मुझे सिखाएंगे। मुझे पर्सनली लगता है कि ये एक झोला छाप डॉक्टर है जो फिर से रिपोर्ट को जोर जोर से पढ़ते हुए कह रहा था कि इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग तो पेशेंट का लंग्स और लिवर बुरी तरीके से ट्रॉमेटाइज्ड हो रखा है। बू फेंग डॉक्टर गाओ की बात को रिपीट करते हुए कह रहा था कि पेशेंट के लंग्स और लिवर्स खराब हैं। पहला जो कि ब्रीदिंग के लिए इस्तेमाल होता है और दूसरा जो कि डाइजेशन के लिए इस्तेमाल होता है। दोनों ही चीजें एक साथ कैंसर की वजह से खराब नहीं हो सकती। इसीलिए मैंने कहा था कि इनकी बॉडी में कोई भी ट्यूमर मौजूद नहीं है, बल्कि इन्हें शॉक लगा है। एक नस के दब जाने की वजह से इनकी इंटरनल इंजरीज इंक्रीज हो गई है, जो कि मार्शल आर्ट की कम नॉलेज की वजह से हुआ है। रिपोर्ट तो बिल्कुल सही है, लेकिन इसे गलत तरीके से एनालाइज किया गया है। अब तक तैंग फेंग जो कि डॉक्टर ये की बातों पर भरोसा कर रहा था, वो बू फेंग से कहता है कि डॉक्टर ये अभी तक तो आपने मेरे फादर की पल्स भी चेक नहीं की है, तो फिर आप इतना क्लियरली और कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकते हैं कि मेरे फादर को इंटरनल इंजरीज हुई है। बू फेंग कहता है कि ट्रेनिंग की वजह से जो भी उन्हें इंजरीज हुई है उसके सिम्टम नॉर्मल मेडिकल स्कूप में नहीं देखे जा सकते, इसलिए मिस्टर गाओ के सारे टेस्ट रिपोर्ट्स किसी काम के नहीं है। ये सुनकर तो मिस्टर गाओ गौर से अपने टेस्ट रिपोर्ट को देखने लगते हैं, पर बू फेंग कह रहा था कि मेरी एंशिएंट मेडिकल स्कूल में इसी तरीके की चीजों का स्पेशलिस्ट बनाया जाता है। तैंग फेंग ये सुनकर काफी निराश होते हुए कह रहा था कि आज के टाइम पे जहाँ बहुत कम मार्शल आर्टिस्ट बचे हैं, उन्हें ट्रीट करने के लिए कहाँ एंशिएंट डॉक्टर्स अवेलेबल होते हैं, इसलिए मुझे बस मजबूर होकर हॉस्पिटल जाना पड़ा। बू फेंग बताता है कि फिलहाल इनकी जो कंडीशन है, इन्होंने अपने ऑर्गन्स को इतनी बुरी तरीके से इंजर्ड कर दिया है कि मुझे नहीं लगता कि दोबारा अब ये कभी फाइट कर पाएंगे। ये सुनकर तो तैंग फेंग बहुत ज्यादा अपसेट होते हुए कह रहा था, पर मेरे पापा को मार्शल आर्ट से प्यार है, वो तो उससे ऑब्सेस्ड है। अपनी पूरी जिंदगी उन्होंने सिर्फ मार्शल आर्ट के नाम कर दी। अगर मेरे फादर ठीक होकर दोबारा मार्शल आर्टिस्ट प्रैक्टिस नहीं कर पाए तो मुझे अफसोस है कि ये इतना ज्यादा डिप्रेस हो जाएंगे कि ये खुद को खत्म ना करने लग जाए।
बू फेंग वहाँ पड़ी हार्ट मशीन्स को बंद करने वाला था, जिसे देखकर तो डॉक्टर गाओ काफी जोर से चिल्लाते हैं कि मत करो ऐसा। पर यहाँ तैंग फेंग उन्हें चिल्लाते हुए चुप कराते हुए कह रहा था कि डॉक्टर ये बू फेंग को अपना काम करने दो, दोबारा बीच में बोलने की कोशिश मत करना। ये बोलने के बाद वो डॉक्टर ये यानी बू फेंग से पूछ रहा था कि क्या आपके पास इलाज का कोई तरीका है। बू फेंग तैंग फेंग से कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है जिससे मैं इनका क्योर करूंगा, इनकी इंजरीज भी हील हो जाएगी और साथ ही ये दोबारा से अपने मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस कर पाएंगे। बू फेंग की बातें सुनने के बाद तैंग फेंग बता रहा था कि मेरे फादर इतने सालों से मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन अभी भी वो सिर्फ येलो स्टेज पर हैं। वो मार्शल आर्ट को लेकर इतना ज्यादा डेस्परेट इसीलिए हो गए थे क्योंकि वो ब्रेक थ्रू करके सेकंड लेवल पर नहीं जा पा रहे हैं। अगर आप उन्हें ठीक कर देंगे तो वो अपनी इस ट्रेनिंग को दोबारा से स्टार्ट कर पाएंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो भी कर सकते हैं प्लीज अपना बेस्ट कीजिए। बू फेंग कहता है कि ये तो काफी ज्यादा अच्छी बात है कि वो अभी येलो स्टेज पर हैं और ब्रेक थ्रू करना चाहते हैं। अब आगे का सारा मसला मेरे ऊपर छोड़ दो, मेरे पास एक रास्ता है और मैं उसी का यूज करूंगा। ये बोलने के बाद बू फेंग काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहा था। बू फेंग के कॉन्फिडेंस के साथ ही ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि बू फेंग एक एंशिएंट मेडिसिन प्रिपेयर करके उसे देता है। अगेन डॉक्टर गाओ उसे रोकने की काफी ज्यादा कोशिश कर रहे थे। बू फेंग यहाँ अपने मार्शल आर्ट की न्यू स्किल्स का यूज करता है अपनी स्पिरिचुअल पावर के साथ। बू फेंग की स्पिरिचुअल पावर के यूज करने की वजह से मिस्टर बाई की बॉडी ग्लो कर रही थी, उनकी बॉडी से एनर्जी बाहर रिलीज होने लगती है। उनके इस ट्रीटमेंट को देखने के बाद वहाँ मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा शॉक रह गए थे। बू फेंग की इस टेक्निक की डिटेल एक्सप्लेनेशन हम नेक्स्ट एपिसोड में मिलेगी। तो क्या आप नेक्स्ट एपिसोड के लिए एक्साइटेड है? कमेंट करके जरूर बताना।